हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आप ये मत सोचना मैडम खुश होकर पढ़ाई कैसे करें, बड़ी चिंता हो रही। नहीं करना है बेटा, चिंता मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ खाने पीने का, सोने जागने का भी बहुत अच्छे से ध्यान दो, ताकि परीक्षाओं में बहुत अच्छे से एकदम हेल्दी माइंड के साथ आप अपने उत्तरों को लिख सकें। ठीक है, बाकी हम हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स है, सभी विषय की ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जा रही है और की जाती रहेगी कक्षा 7वीं से 12वीं तक। साथ ही साथ अब आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनमें है बहुत कुछ जो आपको बोर्ड परीक्षाओं में तो सफलता प्राप्त करवाएंगी ही, साथ ही साथ आपके आगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनको क्रैक करने में भी पूरी हेल्प करेंगी। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके बुक्स का लाभ उठाइए। अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ 4 शुरू कर दिया है। नाम है बनारस और दिशा। तो यहां पर कवि केदारनाथ सिंह जी ने 2 विषय लिए हैं, एक बनारस, दूसरा दिशा। बनारस में वसंत आया, किस तरह से वहां का माहौल है और वहां की स्थिति, इसके बारे में बताया है। साथ ही साथ बच्चों का जो बाल मनोविज्ञान है उसका वर्णन किया है दिशा में। तो हम कर रहे हैं इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और यदि अभी बोर्ड की बात करूं तो ये अभी भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमसीक्यूज बेटा सही है तो पूरा 1 नंबर आपको मिल जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक हर एक पाठ के, हर एक विषय के एमसीक्यूज देखिए, सुनिए, समझिए और ध्यान में रखिए, ताकि आप पूरा 1 नंबर करके पूरे नंबर प्राप्त कर सको और परीक्षा में अव्वल आ सको। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पुराने तथा महान शहर की जीभ किरकिराने का क्या कारण है? का तेज हवाओं का चलना, खा कटु व्यंग्य करना, गा मन कपटी होना, घा वसंत ऋतु की धूल। तो यहां पर क्या बताया है उन्होंने, ये आप हमें बताएंगे। तो इसका सही जवाब है वसंत ऋतु की धूल। जब हवा चलती है, आंधी आती है तो पूरे धूल उड़ती है। तो कहीं भी अभी लिखा है ना कि तेज हवाओं के चलना, वसंत ऋतु की धूल, और ऐसा लगता है जैसे कि हर तरफ धूल ही धूल हो, किट मतलब जैसे कहीं कुछ जरा सा भी हमारे मुख में आ जाए तो हमारे दांत या हमारे जीभ उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो यही है इसका किरकिराने का मतलब, वसंत ऋतु की धूल चारों तरफ उड़ने लगती है बनारस में। बनारस शहर में वसंत किस तरह आता है? किस तरह आता है? का धीरे धीरे, खा तीव्रता से, गा अचानक, या फिर घा झूमते हुए। कैसे आता है वसंत? वसंत आता है अचानक, हाँ, आंधी से, तूफान से, धीरे धीरे। चलो चलते हैं। लहर तारा या मंडुवा डीह क्षेत्रों से क्या आता है? का धूल भरी आंधी, खा घाट का पत्थर, गा भिखारियों की टोली, या घा है वसंत। तो यहां पर आता है धूल भरी आंधी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी आने का क्या कारण है? बंदरों की आंखों में नमी क्यों आ जाती है? का है वसंत आगमन के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ जाना, खा है वसंत ऋतु में बंदरों को खेलने का अवसर मिलना, गा है वसंत के समय बंदरों की पूजा करना, या फिर घा वसंत के कारण बंदरों का उदास होना। क्या कारण है जिससे बंदरों की आंखों में नमी आ जाती है? तो यहां पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे आंखें नम हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, बनारस में प्रत्येक कार्य पर गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है? धीरे धीरे क्यों होती हैं गतिविधियां? का है लोगों की आकर्मण्यता का, खा स्वस्थ जीवन शैली का, गा बनारस की सामूहिकता का, घा उबाऊ गतिविधियों का। बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है?
तो यहां पर है बनारस की सामूहिकता का। धीरे धीरे मतलब बनारस में एकता है, सामूहिकता है, सब एक साथ चलते हैं, कोई आगे नहीं है, कोई दौड़ में नहीं है, कोई होड़ में नहीं है। ठीक है, अगला है जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है। पंक्ति का क्या आशय है? का है अभी भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान हैं। खा है आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णता नहीं डूबा है। गा है संस्कृति व ऐतिहासिक विरासत पूर्ववत है। पूर्ववत मतलब जैसा था वैसा ही है। यथावत, पूर्ववत मतलब जैसा पहले था वैसे ही है। ठीक है, यथावत मतलब पूर्ववत, जैसा पहले था वैसा ही अभी है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो चीज जहां थी वहीं है, तो इसका तो होना चाहिए उपरोक्त सभी, क्योंकि सब कुछ है। अगला है धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती हैं। किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती हैं? जो भी सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, तो इसमें क्या है? किस प्रकार बांधे रखती है? क मजबूती से, ख हल्के से, ग आराम से, या फिर घ धीमे से। तो यहां पर मजबूती से एक दूसरे को बांधे रहती हैं, क्योंकि धीरे धीरे है तो सब एक साथ चलते हैं, कोई आगे नहीं जाना चाहता, कोई किसी को धक्का नहीं मारता, कोई किसी की टांग नहीं खींचता, तो सब कुछ मजबूती से एक दूसरे में बंधा हुआ है। अब है अगला प्रश्न, नाव कहां बंधी है? क गंगा किनारे, ख घर के पास, ग घाट पर, या फिर घ शहर के बीचों बीच। नाव कहां बंधी है? नाव बंधी है गंगा के किनारे। तो जो जैसी नाव बंधी है वैसी ही रखी है। तुलसीदास जी की खड़ाऊ जैसी रखी थी वैसी ही आज भी हैं। प्रस्तुत काव्यांश में किस समय का दृश्य पाठकों के समक्ष उपस्थित किया गया है? क प्रातः काल का, ख शाम का, ग दिन का, घ रात का। तो यहां पर दिया है शाम का, संध्या आरती, संध्या आरती, संध्या वंदन, वहीं उसी समय का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, आरती के प्रकाश के समय बनारस की बनावट कैसी लगती है? का है सामान्य, खा है शोरयुक्त, गा है विलक्षण, और घा है ज्वलंत। सामान्य मतलब साधारण, शोरयुक्त मतलब आवाज आ रही हूं, विलक्षण मतलब एकदम अनोखी। विलक्षण का अर्थ क्या होता है बेटा? अनोखी। और ज्वलंत, तो आंसर भी होगा इसका विलक्षण। आरती के समय बनारस की बनावट एकदम विलक्षण लगती है, अनोखी लगती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। अगला प्रश्न है, बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है? का मंत्रोच्चारण के समय, ख ध्यान मग्न होने पर, ग गंगा घाट से आते समय, घ शवों को गंगा ले जाते समय। बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई देता है? मंत्रोच्चारण के समय। जब संध्या के समय आरती होती और संपूर्ण बनारस में मंत्रोच्चारण की गूंज उठती है, तो ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण बनारस मंत्रोच्चारण कर रहा हो। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में किस आरती के विषय में उल्लेख किया गया है? कौन सी आरती की वर्णन किया गया है भाई? तो का है गंगा घाट पर सायंकालीन आरती, खा है हनुमान मंदिर की आरती, गा है प्रातःकालीन दुर्गा पूजा की आरती, या फिर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, क्या आपने ये बताया? चलिए देखते हैं। यस, गंगा घाट पर सायंकालीन आरती, संध्या के समय की आरती का ही यहां पर उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त आधा शब्द का क्या अभिप्राय है? का अधिकांश जनों की प्रत्येक गतिविधियों में उपस्थित होना, खा व्यस्त कार्यशैली के कारण कम लोगों का प्रत्येक गतिविधियों में उपस्थित होना, गा ज्यादा आवाजाही ना होना, या फिर घा भीड़ भाड़ कम होना। आधा शब्द का क्या अभिप्राय है? यहां पर आधा शब्द आया है अधिकांश जनों की प्रत्येक गतिविधियों में उपस्थित होना।
मतलब हर एक, ऐसा नहीं है कि सब अपने आप में लीन है, आधा, मतलब हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति की गतिविधि में शामिल है। गंगा मैया भी शामिल है, मंदिरों का उच्चारण भी सब में शामिल है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक हो चुका है। इसलिए यहां पर अधिकांश जनों की प्रत्येक गतिविधियों में उपस्थित होना ही इसका सही उत्तर होगा। बनारस शहर किसका प्रतीक है? बताइए। का दिया है ऐतिहासिकता का, खा दिया है भौगोलिकता का, गा दिया है आध्यात्मिकता का, और घा दिया है दार्शनिकता का। इतिहास मतलब इतिहास से, भूगोल से संबंधित, आध्यात्मिकता से संबंधित या दार्शनिकता से संबंधित। तो यहां बनारस जो है वो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आत्मा से सीधा संबंध, परमात्मा का सीधा संबंध बनारस पर यहां पर दिखाया गया है। अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। पंक्ति का आशय है कि गंगा जल में स्नान करते समय, बताइए, का एक टांग का होना, खा अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ होना, गा एक टांग पर खड़े रहकर सारे काम करना, या फिर घा शारीरिक विकलांगता का स्वतः ठीक हो जाना। अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर का यहां पर अर्थ है अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ। और ये अन्य गतिविधियां क्या हैं? ये अन्य गतिविधियां हैं आधुनिकता की होड़ में, जैसा कि बाकी सभी शहर गांव आधुनिकता की होड़ में जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की होड़ में शामिल होने जा रहे हैं, वेशभूषा में, खान पान में, रहन सहन में, बोलचाल में, सब के सब आधुनिकता। मतलब आधुनिकता किसको कह रहे हैं? वो पाश्चात्य संस्कृति को, बल्कि बनारस, जबकि बनारस इन सब से अनभिज्ञ है, वो सबसे दूर है, इसलिए उसको कहा है अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। जिसको अंधी, जिस तरह से दुनिया, सारी दुनिया अंधी दौड़ में शामिल हो रही है, वैसा बनारस शहर नहीं है। अगला प्रश्न है, आदमी के हाथ स्तंभ की भांति कब खड़े हो जाते हैं? का स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, खा किसी की सहायता करने के लिए, गा मंदिर की घंटी बजाने के लिए, या फिर घा सूर्य को अर्घ्य देते समय। बताइए, आदमी के हाथ स्तंभ की भांति कब खड़े हो जाते हैं? सूर्य को अर्घ देते समय। जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो सभी एक समान हाथ ऊंचे करके अर्घ देते हैं और सूर्य देव को नमन करते हैं। अगला है, बनारस शहर में प्रत्येक व्यक्ति कैसे खड़ा है? का धन के बल पर, खा शहर में लगे स्तंभों से टिककर, गा आस्था के संबल पर, घा एक टांग पर। तो हर एक व्यक्ति आस्था के संबल पर खड़ा है। वहां के जो व्यक्ति हैं वो परमात्मा, गंगा मैया और पूरी तरह से परमात्मा पर लीन है, उनकी आस्था मजबूत है, उनका विश्वास एक ईश्वर पर है, और वही ईश्वर हमेशा उनकी रक्षा भी करते हैं कि जहां विश्वास होता है वहीं परमात्मा होता है। अगला प्रश्न है, राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? का है शवों की राख के ढेर से, खा है मिट्टी के ढेर से, गा है पूजा पाठ की सामग्री के ढेर से, या फिर घा उपरोक्त सभी। राख के स्तंभ से अभिप्राय है शवों की राख की ढेर से। इतने शव, इतने ढेर कि ऐसा लगता है जैसे राख के भी स्तंभ हों। अगला प्रश्न है, कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है? का है ज्योतिष शास्त्री से, खा है पतंग उड़ाते बच्चों से, गा है भूगोल शास्त्री से, या फिर घा व्यापारी से। तो कवि ने किससे पूछा था? पतंग उड़ाते बच्चों से। अगला, कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का अभिप्राय क्या था? का पतंग की उड़ान की दिशा में, खा उत्तर दिशा में, गा पूर्व दिशा में, घा ज्ञान न होने का संकेत। नहीं, यहां पर उत्तर आ जाएगा कि जिस ओर बच्चे की पतंग जा रही थी बस वो उसी ओर कवि ने उनसे पूछा और वो ध्यान मग्न थे, उधर उधर उधर, बस इसी तरह से वो कहते जा रहे थे।
अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है? का बाल सुलभ क्रीड़ाएं, खा बालकों के हास्यपद उत्तर, गा बाल मनोविज्ञान, या फिर बालकों की अनभिज्ञता। यहां पर बताया है बाल मनोविज्ञान। बच्चे के लिए क्या आवश्यक था? का हिमालय की दिशा बताना, का कवि को उत्तर देना, फिर है गा पतंग का उड़ाना, या फिर भाग जाना। तो बच्चों के लिए यहां पर सबसे आवश्यक क्या था बच्चों? पतंग उड़ाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव क्या है? बताइए, जो प्रस्तुत काव्यांश है उसका मूल भाव क्या है? बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, खा बच्चों को दिशाओं का ज्ञान देना आवश्यक है, गा बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना आवश्यक है, या फिर घा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान स्वयं करना चाहिए। बताइए, जो भी अपने मन की भावनाएं रहती हैं उनका स्वयं करना चाहिए। तो बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। अगला है, बनारस कविता के कवि का नाम बताइए। यस, का है जयशंकर प्रसाद, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा है सचिदानंद हीरानंद वात्सायन गे, या फिर घा केदारनाथ सिंह। यस, कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। अगला है, किस शहर में वसंत का आगमन अचानक होता है? का लखनऊ में, खा मथुरा में, गा बनारस में, और घा इनमें से कोई नहीं। तो वो है बनारस, जहां पर वसंत ऋतु का आगमन अचानक होता है, धीरे धीरे नहीं होता, अचानक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूं आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना है, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कोई भी भ्रम आपके मस्तिष्क में हो तो जरूर पूछिएगा, मैं उत्तर अवश्य दूंगी। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।